हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10 की जो विज्ञान थी, साइंस जो थी, उसमें अपना चैप्टर चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। उसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता दिया था। उसके बाद में उन अम्ल और क्षार के निर्धारण के लिए 3 जो अपने पास सिद्धांत थे वो आपको बता दिए गए थे। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता था आपको कि लुईस अवधारणा में मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है लुईस अम्ल और एक होता है लुईस क्षार। जो लुईस अम्ल और लुईस क्षार होते हैं ना, जैसे अपन ने कहा था कि NH3 जो है उसके पास एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। और BF3 जो है ना, उसमें अष्टक पूरा नहीं होता, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह जाते हैं, इसलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अगर ये अपना लोन पेयर इसको दे दे, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसको दे दे, तो यहाँ पर एक तीर वाला बंध बनता है। उस तीर वाले बंध को अपन बोलते हैं उपसंयोजक बंध। तो आप हमेशा याद रखना कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के मध्य जो बंध उपस्थित होता है ना, उसका नाम होता है उपसंयोजक बंध। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो ज्यादातर लोग आयनिक लिख देते हैं या संयोजक लिख देते हैं, जबकि आंसर जो है वो क्या है, आंसर है यहाँ पर उपसंयोजक बंध। अब अपन देख रहे हैं आगे अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल और क्षार जो होते हैं ना, क्षार, उनमें कौन कौन से सामान्य गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अपन पहला जो गुण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिटमस के प्रति व्यवहार। मतलब लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, उसकी सहायता से अपन कैसे पता लगाएंगे, लिटमस पत्र की सहायता से। तो क्या बताया था कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ये तो हो गया लिटमस पत्र के आधार पर पहले गुण के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे जो कुछ रिएक्शन टाइप का आएगा इसके अंदर। यदि किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, यदि किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण और जल। ये पहले बताया था, इसकी रिएक्शन बताई थी आपको प्रबल क्षार की प्रबल अम्ल के साथ, प्रबल क्षार की दुर्बल अम्ल के साथ, प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार के साथ। मतलब अलग अलग तरीके से अपन रिएक्शन करा सकते थे। फिर से मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ इसका। अम्ल की जगह मान लो अपन ने HCl ले लिया, क्षार की जगह मान लो अपन ने ले लिया NaOH। इसमें मैंने ऐसे बताया था कि अम्ल और क्षार साथ साथ आ जाए तो पहले आप जल को लिखेंगे, तो पहले आप जल को लिख दो यहाँ पर H2O लिखने के बाद यहाँ से H गया और यहाँ से OH गया। H2O लिखने के बाद यहाँ से H और यहाँ से OH गया, तो यहाँ पर तो क्या बचा, Cl, और यहाँ पर बचा Na, तो आंसर आ जाएगा NaCl। ठीक है, और देख लो जैसे जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे लिख दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 की रिएक्शन करवा दी किसी के साथ, जिसमें मान लो KOH ले लिया यहाँ पर KOH। ठीक है, अपन लिखेंगे यहाँ पर H2O, H2O के लिए OH तो यहाँ से गया, इसमें से केवल एक ही H गया। क्या गया, इसमें से केवल एक ही H गया, तो आंसर जो अपने पास आया ना वो यहाँ पर आया K2SO4। पोटेशियम जो है ना, इसकी संयोजकता 2 1 होती है, इसकी 2 होती है, मतलब इसके -2 चार्ज होता है, इसमें +1 होता है, पहले वर्ग में आता है, इसलिए तो यहाँ पर आ जाएगा K2SO4। अब देखो पोटेशियम कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 2, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से अपन इसको बैलेंस कर देंगे। तो अपने पास दूसरा जो गुण हुआ ना, दूसरा गुण वो कौन सा हो गया कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम भी बताया था। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। अब जैसे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, इस अभिक्रिया में एक खास बात है कि जैसे इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे तो अम्ल और क्षार जो है उनका रूप पूर्णतया बदल चुका, मतलब जो अम्ल और क्षार है उनका रूप जो है वो पूर्णतया बदल चुका। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार अपने गुण खो देते हैं, तो आंसर देंगे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है। इससे क्या पता चला कि अम्ल हो चाहे क्षार, दोनों ही इस अभिक्रिया के बाद पश्चात जैसे रिएक्शन हो गई इनकी, उसके बाद अपने जो गुण है वो खो देते हैं, मतलब अपनी पहचान, इनकी जो पहचान है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म। तीसरे नंबर पे आते हैं कि किसी भी अम्ल जो है, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाए, धातु ऑक्साइड के साथ कराई जाए, तो बनता है लवण और जल। क्या बनता है, लवण और जल। इसी प्रकार किसी क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए अधातु ऑक्साइड के साथ,
किसके साथ, ए धातु ऑक्साइड के साथ, तो भी आंसर क्या आता है, लवण और जल ही बनते हैं। इस रिएक्शन को मैं इसके साथ जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि देखो अम्ल की जगह पे अम्ल लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर क्षार होता, क्षार के साथ रिएक्शन हो रही होती तो क्षार आ जाता। अम्ल की तो प्रकृति अम्लीय है, लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल तो अम्लीय प्रकृति का ही होगा, लेकिन जो धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कौन सी होती है, क्षारीय है। इसका मतलब इसका रूप चेंज कर दिया अपन ने, बाकी रिएक्शन ये की यही है। इसमें देखो क्षार है वो तो क्षारीय होगा, लेकिन जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, याद रखना है ये, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने लिख दिया यहाँ पर HCl और यहाँ पे लिख दिया CuO। Cu धातु हो गया और O ऑक्साइड हो गया, तो धातु ऑक्साइड हो गया। इसमें जल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले आप H2O लिख दो। H2O लिखने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा इसको, और 2 करेंगे तो Cl भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, CuCl2। अगली जो रिएक्शन है वो देखो आप, इसमें क्या आ रहा है, क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड। तो क्षार की जगह पे मान लो अपन ने लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस, क्या लिख दिया, CaOH का होल ट्वाइस। और अधातु, कार्बन अधातु है, इसका ऑक्साइड लिखेंगे तो CO2 हो जाएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस, इसमें भी क्या आ जाएगा यहाँ पर जल। जल में यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गए, यहाँ पे क्या बचा CaO, और ये हो गया CO2, तो आंसर आ जाएगा CaCO3। ये तो कॉपर क्लोराइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में बाकी जो प्रॉपर्टीज है मैं वो इस तरह बता रहा हूँ आपको, बाकी जो गुण है वो उस तरह बताऊंगा। पहले एक बार फिर बता देता हूँ, सामान्य गुणों में लिटमस के आधार पर पता लगा लिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दी। ये दोनों अभिक्रिया भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया ही है, यही मानते हुए आपको इनको सोल्व करना है। इसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर लाना है। अब चौथे नंबर पे आते हैं अपन कि किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है। किसके साथ, धातु के साथ कराई जाती है, तो आंसर आएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर किसी क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ, धातु के साथ, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है, तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पर कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो अपन उसको किस तरीके सोल्व कर सकते हैं, तो देखो वैसे की वैसे ही अम्ल की जगह पे मान लो अपन HCl लिख दिया, धातु की जगह पे मान लो मैं मैग्नीशियम लिख दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मान लो अम्ल को चेंज कर दिया, जैसे लिख दिया यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे लिख दिया Zn, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम में आपको ये मैग्नीशियम पहले लिखा मिल सकता है, HCl बाद में लिखा मिल सकता है। ऐसे नहीं कि हमें तो सर ने HCl पहले बताया था, वो उधर कैसे चल गया। ये है तो इसी तरफ ना, इस तरफ वाली चीजों को किसी को भी आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, और उस तरफ वाली चीजों को भी किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। लेकिन एक सेट पैटर्न के हिसाब से अगर लिखें तो इस तरीके से हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले जैसे ही आपने पता लगाया कि HCl अम्ल है और मैग्नीशियम धातु है, तो आपके दिमाग में ये लाइन आनी चाहिए। ऐसे ही क्षार के लिए भी देखेंगे, तो पहले ये बात समझ आ जाएगी अपन को। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। जैसे 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम 1 और Cl 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, MgCl2। इसमें भी क्या करना है अपन को कि जिंक जो है धातु है, H2SO4 अम्ल है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या जाएगा, जिंक सल्फेट। और MgCl2 का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही अपन इसको देखते हैं सेकंड वाले रिएक्शन को। अगर क्षार की जगह पे लिख दे NaOH और धातु की जगह लिख दे जिंक, तो इसमें भी क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो इसको डबल कर दो आप यहाँ पर। सोडियम कितने हो गए इसमें, 2, ऑक्सीजन में कितने, 2, और जिंक कितने, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सोडियम 2 है, जिंक 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। तो इस तरीके से देखो आपको पता लग गया यहाँ पर कि अम्ल हो चाहे क्षार हो, किसी भी धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है उसकी, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अब याद रखने वाली जो चीज है, आपको क्या याद रखना है इन दोनों के अंदर, रिमेम्बर क्या रखना है, तो याद रखने वाली बात जो है वो है कि सामान्यता देखो, जैसे यहाँ पर धातु है, ये धातु से बना हुआ कोई बर्तन हो तो उसके अंदर सामान्यतः जो खट्टे पदार्थ होते हैं या जो अम्लीय पदार्थ होते हैं
उनको धातु से बने हुए बर्तनों में इसीलिए ही नहीं रखा जाता क्योंकि जो धातु जो है ना उसकी जो अम्लीय पदार्थ होगा उसके साथ अभिक्रिया हो जाती है, उससे उसमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और हाइड्रोजन गैस के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप इस हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब आप ऐसे कैसे बताएंगे कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि सामान्यतः कोई भी गैस बने जैसे ही वो प्रभावित होती है तो बुलबुलों के रूप में निकलती है। अब वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है, इस बात को अपन कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे इस बात को। तो उसके लिए देखो करना क्या होता है, जिस स्थान पर भी, जैसे आप कोई टेस्ट ट्यूब ले लो, परख नली ले लो, परख नली, उसमें अगर मान लो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इधर से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, तो उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे। क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे। अगर जलती हुई मोमबत्ती है ना वो फट की आवाज के साथ जलने लग जाए, किसके साथ, फट की आवाज के साथ, जैसे फुलझड़ी जलती है उस तरीके से, जिस तरीके से फुलझड़ी जलती है उस तरीके से फट की आवाज के साथ अगर जो मोमबत्ती है वो क्या होने लग जाए, जलने लग जाए, तो उससे ये सिद्ध होता है कि बनने वाली जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अगर इसी की जगह पे गैस CO2 होती, CO2, तो मोमबत्ती बुझ जाती, और अगर ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन, तो जो मोमबत्ती थी वो ज्यादा जलने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, किसमें, जलाने में सहायक होती है। हाइड्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसके साउंड जो है उसमें आवाज जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है, और CO2 जो है उसको बुझा देती है। तो इस तरीके से ये तो हुआ। आपको अम्ल के लिए याद रखना है, सार के लिए क्या याद रखना है, सार के लिए याद रखने वाली जो चीज है वो है कि अधिकांश धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधिकांश धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए जो है ज्यादातर धातु जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। यहाँ पर क्षार के साथ जो है वो कुछ धातुएं अभिक्रिया करती हैं, सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी खुद की भी क्षारीय प्रकृति होती है, तो केवल वही धातु यहाँ पर रिएक्शन कर पा रही है जिसकी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति होती है। जैसे जिंक की है, ऐसे ही एल्यूमिनियम की होती है Al, ऐसे ही बेरिलियम की होती है Be की। तो ये हुआ अपने पास कि किसी भी अम्ल की या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। अब अपन अगले नंबर पे आते हैं। अगला जो नंबर है, अगला जो गुण है वो है कि आपको बताया गया था कि अम्ल हो चाहे क्षार, कौन हो, अम्ल हो या क्षार हो, दोनों के दोनों ही जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, दोनों के दोनों ही जल में विलय होते हैं। और जल में विलय होने के बाद इनका जो विलयन प्राप्त हुआ, विलयन मतलब जो चीज मिश्रण जो प्राप्त हुआ उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, किसका, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो विद्युत धारा के चालक होते हैं ये चालक, और चालक होने की वजह से इनको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य, मतलब वे पदार्थ जिनके जलीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उनका अपघटन हो जाता है विद्युत धारा से, तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन जो है किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा। अभी मैंने बताया था आपको कि धातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होती है, तो लवण बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रकृति होगी इसकी। धातु ऑक्साइड की अम्लीय क्षारीय प्रकृति होती है और अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। तो ये सब अपने पास थे अम्ल और क्षार जो है उनके सामान्य गुण। आप इन सभी गुणों को जो है नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि सारी प्रॉपर्टीज आपको एक साथ ही मिल जाए। उसके बाद में इसके आगे जो अपने पास आएगा टॉपिक वो आएगा अम्ल और क्षार जो है उनको दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, मतलब अम्ल क्या काम में आते हैं, क्षार क्या काम में आते हैं, उनसे बने लवण जो है वो वास्तविक जीवन में क्या काम में आते हैं, मतलब उपयोगों की बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में रखें और जो भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में है वहां तक आप इसको जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।